दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में अगर हम पीआरटी के सिलेबस को लेकर के बात करें तो हम आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस है, आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरणीय विज्ञान या पर्यावरणीय अध्ययन जो भी आप कह लें, उनके आपके जो थ्योरी के पूरे टॉपिक हैं उनको यहाँ पर हम आपका सॉल्व करवा रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसे में 6 टॉपिक आपके मुख्यतः दिए हुए हैं जो आपके सीटेट ईवीएस के सिलेबस में मिलेंगे, वही आपका केवीएस ईवीएस में दिया हुआ है। अभी तक जो परिवार के बारे में है, जो मित्र है, जो संबंध है, स्वास्थ्य, रोग क्या होता है, इन सभी के बारे में ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आश्रय, जिसे हम शेल्टर बोल देते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। हमने पूरा एक एनालिसिस किया हुआ है कि सीटेट में कब कब किस वर्ष में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, जो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। और उसके बाद केवीएस पीआरटी में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। सिलेबस पूरा वही है। केवीएस का जो आधार है वो आपका सीटेट ही है। यहाँ पर आप सभी का अभिनंदन है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहे अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसके लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। आपको यहाँ पर हम बता दें, जब हम आवास की बात करते हैं, जब हम आश्रय की बात करते हैं तो आखिर क्या होता है। ये कहते हैं किसी जीव जंतु का वह परिवेश आश्रय या आवास कहलाता है जिसमें वह निवास करता है। क्या बोला, जिसमें वह निवास करता है। आवास का मतलब होता है वास स्थान। भिन्न भिन्न जीवों का जो आश्रय स्थल है वो भी अलग अलग होता है। इसमें कुछ जीव जंतु द्वारा स्वयं के घोंसले या घर जो है वो बनाए जाते हैं, और कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो दूसरे के बनाए घरों में वास करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अब क्या किया है कि आश्रय की अगर हम बात करें, ऐसे में आवासों को लेकर के बात करें तो उसको कैटेगराइज किया हुआ है। उसके बारे में जान लेते हैं। ये कहते हैं हम मुख्यतः 2 भागों में इन्हें बांटते हैं। एक तो स्थलीय आवास होता है। स्थलीय, जब हम टेरेस्ट्रियल आपके हैबिटेट को लेकर के बात करते हैं तो आखिर टेरेस्ट्रियल में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ये कहते हैं कि इसके अंतर्गत टेरेस्ट्रियल पर पाए जाने वाले जीव जंतु जो है वो वास स्थान या वास करते हैं। अगर मैं बात करूं घास स्थल को लेकर के, वो भी आपका स्थल पर ही मिलेगी। पर्वतीय स्थल जो हो गए, मरुस्थल हो गया, तटीय क्षेत्र हो गए, जो वन के इलाके हो गए, ये सारे के सारे आपके टेरेस्ट्रियल रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। इनका भी कुछ विवरण जो है वो नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम घास स्थल को लेकर के बात करें, जिसे हम ग्रासलैंड शेल्टर के नाम से जानते हैं, इन्होंने कहा कि वृक्ष जो है वो घने और बड़े होते हैं। इन क्षेत्रों में मौसम एक निश्चित समय अवधि के लिए आते जाते रहते हैं। मतलब एक फिक्स्ड आप उनका टाइम होता है, वो आते हैं और फिर मौसम जो है वो चेंज हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ गर्म हवाएं और शीत ऋतु में यहाँ पर ठंडी जो हवाएं होती हैं, शुष्क हवाएं, वो प्रवाहित होती हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि घास के मैदान में पाए जाने वाले जंतु जो है वो तेज़ गति से दौड़ते हैं और इनका रंग भूरा होता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ से पता चली कि इनका कलर भूरा होता है, और ऐसे जंतु जो है इनकी गति क्या होती है, तेज़ होती है, दौड़ने में फास्ट होते हैं। फिर बात आती है अगले में, यहाँ पर पर्वतीय स्थल को लेकर के बात की है, यानी कि जिसे हम लोग माउंटेनस लैंड बोलते हैं। इसमें वृक्ष शंक्वाकार यानी कि कॉनिकल होते हैं, जिनकी शाखाएं जो है वो तिरछी होती हैं, यानी ब्रांचेस जो है वो आपको टिल्ट देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में हिमपात होता है। हिमपात स्नोफॉल बोलते हैं इसे हम, और हवाएं जो है वो तेज चलती हैं। पर्वतीय व ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं की जो चमड़ी होती है वो मोटी होती है। ये चमड़ी मोटी होती है, आप जानते हो, ये ठंड से बचाने के लिए होती है उन्हें। इन जंतुओं के जो खुर होते हैं मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे ये आसानी से ढालों पर दौड़ पाते हैं। तो कुछ आपने प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी यहाँ के जीव जंतुओं को लेकर के। पेड़ पौधों के बारे में आपने समझा कि वृक्ष शंक्वाकार होते हैं, शाखाएँ तिरछी होती हैं। जब हम जीव जंतुओं को लेकर के बात करें, ठंड से बचाने के लिए उनको नेचर ने ही समझिए सब कुछ दिया हुआ है। मोटी चमड़ी होती है, जंतुओं के खुर जो है मजबूत होते हैं, इसलिए होते हैं ऐसे में मजबूती के साथ बड़े होते हैं, इसलिए कि वो आसानी से दौड़ पाएँ। फिर बात आती है जलीय आवास की। स्थलीय के बाद जलीय आवास के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। जलीय आवास में क्या कहते हैं कि एक्वाटिक शेल्टर बोलते हैं इसे। इसमें तालाब है, झील है, समुद्र है, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम समुद्र को लेकर के बात करें, जैसे ओशियन करके बोलते हैं, तो ओशियन में रहने वाले जीव जंतु लवणीय आवास में वास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट प्रकार का जो वाटर होता है वो देखने को मिलेगा। वाटर जो है वो सॉल्ट, आप जानते हो जब समुद्र की बात होती है तो NaCl, सोडियम क्लोराइड आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मतलब खारा पानी जो होता है, इसलिए आप देखिए नमकीन पानी भी उसे बोलते हैं, या नमकीन सा उसका स्वाद होता है। आगे आपसे क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो सांस लेने के लिए जल
में घुलित ऑक्सीजन को यूज़ में लेकर के आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जल में ही घुलित ऑक्सीजन, चूँकि आप लोग जल का फॉर्मूला जानते हो कि क्या होता है दोस्त, वो होता है H2O, जिसे हम लोग कैसे करते हैं 2H2 + O2, यही तो बोलते हो आप। ये बैलेंस्ड समीकरण आपके सामने है 2H2O, और इसे अगर हम अलग अलग करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन का वो क्या कर रहे होते हैं, उपयोग करते हैं। समुद्री जल में रहने वाले जीवों की कुछ विशेष संरचनाएं भी होती हैं, जैसे इन जीवों की शारीरिक संरचना जो है वो धारा रेखीय होता है, ताकि वह जल के अंदर तेजी से गति कर सकें। तो ये जो धारा रेखित प्रकार का दिया हुआ है आपका, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कुछ इस तरीके से उनकी बॉडी पर जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर बात आती है झील और तालाब। यहाँ पर पॉन्ड और लेक को लेकर के बात की जाए तो उसमें पाए जाने वाले पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जलाशय मिट्टी के नीचे जो है मिट्टी में स्थिर रहती हैं, नीचे मिट्टी में स्थिर रहती हैं। इनका तना जो है वो लंबा होता है, खोखला और हल्का होता है। आप ले लीजिए किसी भी को जलकुंभी को ले लीजिए, देखिए तना एकदम खोखला लगेगा आपका, उसका जड़ें जो है वो नीचे तक फैली हुई होती हैं, ठीक है। हल्का भी आपको लगेगा, जब ऑब्वियसली जब वो चीज़ खोखली होगी तो हल्की लगेगी फिर, जिससे ये पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। जलीय पौधों की पत्तियाँ संकरी होती हैं और लंबी होती हैं। इनके तने स्पंज प्रकार के होते हैं, स्पंजी होते हैं। इन जलीय जीवों का शरीर ऐसा होता है कि वह आसानी से तैर सकें। जलीय जीवों को भी लेकर के बोला है और यहाँ पर पौधों को भी लेकर के, दोनों में जान होती है, दोनों ही बायोटिक कंपोनेंट में शामिल होते हैं। यह बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। पौधों को आप फ्लोरा बोल देते हो, और जब हम जीव जंतुओं की बात करते हैं तो उन्हें आप FAUNA फौना बोल देते हो। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे क्या कहते हैं कि इनमें सांस लेने के लिए गिल या गलफड़ा भी होता है। जो मछलियाँ होती हैं वो गलफड़े के सहारे जो है वो श्वसन करती हैं। सवाल पूछा जाता है कि मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं, रेस्पिरेशन का काम कैसे होता है। आपसे आगे कहते हैं जीव जंतु और उनके आश्रय स्थल के बारे में इन्होंने बोला हुआ है कि आखिर कौन कहाँ कैसे रहता है। तो इन्होंने कहा विभिन्न प्रकार के वातावरण में हमें जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ये कहते हैं स्थल और जंगल में रहने वाले अगर हम जीवों की बात करें तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये सारे आपके ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी। फिर आगे ये बोलते हैं पानी में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। इनमें आप पहचान सकते हो कि कौन पानी में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने पेड़ पर रहने वाले जीवों के बारे में बोला है। ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव जैसे चूहा हो गया, सांप है, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू, ठीक है। उभयचर एम्फीबियंस में कौन आते हैं, इन्होंने बताया हुआ है कि एम्फीबियन कौन होते हैं, जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं। जैसे सांप की हम बात करें, जैसे आपका मेंढक होता है, मगरमच्छ है, ये सब कौन से में उसमें आते हैं, एम्फीबियंस में आते हैं। फिर यहाँ पर कुछ एक आपका हमने यहाँ पर टेबल आपके लिए बनाई हुई है कि कुछ प्रमुख जीव और उनके रहने के स्थान जो है वो आखिर कौन कौन से हैं। तो इसमें जीव और उनका आश्रय स्थल क्या है, एक तरफ आपका टेबल, 3 टेबल आपकी यहाँ पर बनी हुई है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम शेर को लेकर के बात करें तो वो मांद में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, गधा भी जो है वह अस्तबल में रहता है, कुत्ता जो है वो कुकुरशाला बोलते हैं उसे। गाय बैल को लेकर के बात की जाए तो सायदान करके है। बकरी जो है वो बाड़े में रहती है। बिल्ली का पिंजरा हो गया, चूहे का बिल हो गया, यहाँ पे सांप का बिल है, यहाँ पर भेड़ का बाड़ा। पक्षी का घोंसला होता है, मनुष्य का जो है वो घर होता है। हाथी का जंगल, सुअर का शूकरसाला बोलते हैं उसे। जेब्रा का जो है वो जंगल दिया हुआ है। मुर्गी या मुर्गा का दबड़ा, माफ़ी चाहेंगे, दड़बा बोलते हैं उसे। यहाँ पर खरगोश का जो है वो बिल दिया हुआ है। कुछ सूक्ष्म कीड़े मकोड़े और उनके आश्रय स्थल के बारे में यहाँ पर बोला हुआ है। तो आश्रय भी दिया हुआ है और क्या वो समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो ये भी बताया हुआ है। मकड़ियाँ जो है उनका आश्रय जाला है और ये ग्रुप में रहती हैं, ठीक है। जरा चीज़ को समझिएगा। आगे कहते हैं चींटी जो है बिल में है और ये ग्रुप में रहती हैं। मधुमक्खी, छत्ता, बिल्कुल सही है, ग्रुप में रहते हैं। दीमक जो है पेड़ के तनों में, बिल्कुल करेक्ट है। ततैया, छत्ता, बिल्कुल करेक्ट है आपका। बर्रैया, बर्रा बोल देते हो जो भी आप इसे, ठीक है। बिच्छू जो है इसका कोई आश्रय नहीं लिखा है, ये ग्रुप में नहीं रहते हैं। केंचुआ बिल में रहता है और इसका भी कोई आपका ग्रुप नहीं होता है। सिल्वर फिश के बारे में लिखा है, वो एक कीड़ा है। आप जैसे ही देखोगे रजत मछली, समझ रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये मछली है। सवाल यहीं पर सीटेट के क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हुए हैं। आप अगर प्रीवियस पेपर को आप देखे हो, आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। इसमें इन्होंने बताया है कि रजत मछली को छोड़ करके अन्य सारी मछलियां जो है वो जल में रहती हैं। ऑक्टोपस, खेल, यहाँ पर समुद्री गाय, स्टारफिश, विद्युत किरण, डॉग फिश आदि समुद्री जल में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर पक्षियों के घोंसले को लेकर के यहाँ से बहुत सवाल बनता है। आपने शकरखोरा, दर्जन चिड़िया के बारे में, कलचड़ी पक्षी के बारे में, वीबर बर्ड जिसे जुलाही चिड़िया बोलते हैं, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा। उन्हीं को एक एक करके यहाँ पर अब हम बात करेंगे। तो पक्षियों के घोंसले को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया
ऐसे में सभी पक्षियों के घोंसले जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कहते हैं कि घोंसला इसलिए बनाया जाता है पक्षियों के द्वारा ताकि वह अंडे दे सके, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं। यहाँ पर नेस्ट ऑफ बर्ड के संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कबूतर और गौरैया मनुष्यों के घरों या आवास में भी घोंसला बनाकर रहते हैं। कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं। ये नोट कर लो, इसीलिए कलर अलग से इसका लिखा हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, सवाल यहीं से बनता है। दर्जन चिड़िया के बारे में बात की जाए, 2 पत्तों को आपस में सिल करके घोंसला बना लेती है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में रखती है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, नोट कर लेंगे अगर आप एक एक चीज़ों को तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। कलचुड़ी पक्षी अपना घोंसला ज़मीन पर विभिन्न पत्थरों के बीच बनाती है। ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, कठफोड़वा और बसंत गौरी जो है वो पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण हैं। जुलाही चिड़िया जिसे हम लोग वीवर बर्ड बोलते हैं, ये घोंसला अपना लालटेन के आकार का बनाती है। किस आकार का? लालटेन का आकार का। आप एक बार गूगल पे लिखेंगे जो है, ठीक है, दर्जन चिड़िया करके, तो आपको बढ़िया मस्त दिखेगा। वीवर बर्ड लिखेंगे तुरंत दिखेगा उसका कि घोंसला वो कैसे बनाते हैं। तो ये जो लालटेन के आकार का घोंसला होता है, ये टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा किया जाता है, मतलब मादा पक्षी जो है इस काम में शामिल नहीं होते हैं। आगे कहते हैं उल्लू जो है वो पेड़ के खोखले भाग में ही अपना घोंसला बना लेता है, जबकि जो फाख्ता है जो झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाख्ता कहाँ पे? कबूतर जैसा दिखने वाला पक्षी। ठीक है, तो ये झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, जिसका आकार 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करता है। ये एक एक पॉइंट जो आप पढ़ रहे हो ना, सब NCERT की किताब में मेंशन्ड है। आप किताब उठाओगे, एक एक चीज़ें आपको बाकायदा मिलेंगी। ठीक है, चौथी, पाँचवीं, तीसरी से क्लास आपका EVS पढ़ाना शुरू होता है। आप किताब को उठाएंगे, एक एक चीज़ें आपकी जो है आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। आगे आपसे क्या कहते हैं कि गिद्ध अपना घोंसला सुनसान स्थानों में, पेड़ों पर, चट्टानों की दरारों में, चील के छोड़े हुए घोंसले में बनाता है। मोरनी अपना घोंसला झाड़ियों और पेड़ों के नीचे डालियों पर बनाती है। तो जितने भी पक्षी हैं अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, एक एक करके आप उन्हें समझ रहे हैं। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद करके अपना घोंसला बनाती है और अंडे देती है। मादा शुतुरमुर्ग के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। ह्यूमन शेल्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, आखिर जो मानव के आवास होते हैं या मनुष्य का आवास, वहाँ से हमें क्या देखने को मिलने वाला है? तो आपने देखा होगा कि स्वरूप जो है उसका समय समय पर बदलता आया। पहले क्या था? आपने देखा घास फूस सारी चीज़ें, छप्पर वाले घर, फिर खपड़ा करके बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है ना, तो वो अलग घर हुआ ऐसे में। फिर आपके टीन शेड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ये भी देखिए पक्के मकान, और उससे भी पक्के मकानों से भी अब अलग अलग चीज़ें आपकी देखने को मिल रही हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इनका स्वरूप जो है, इनका जो फॉर्म है वो चेंज होता रहा। कभी वह मिट्टी के घरों में रहता था, कभी पक्की घरों की ईंटों को लेकर के बात करें तो एक परमानेंट शेल्टर क्या होता है? आवास 2 प्रकार के हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी आवास वह होता है जिसमें मनुष्य निरंतर और स्थायी रूप से निवास करते हैं। जीव जंतुओं के भी स्थायी निवास होते हैं, जैसे जंगली जीव जंतुओं के लिए जंगल ही उनका निवास स्थान है, वो स्थायी होता है। अब वो बाहर आकर के किसी आबादी वाले क्षेत्र में तो नहीं रह सकते ना, आप जानते हो अच्छी तरीके से। घर मनुष्य का जो है वो स्थायी आवास स्थल होता है। यहाँ पर टेम्परेरी शेल्टर के बारे में बोला हुआ है। तो अस्थायी आवास से तात्पर्य ऐसे आवास से है जिसमें मनुष्य जो है वह जीव जंतु कुछ समय के लिए निवास करते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे रूम रेंट पर कोई लेकर के रह रहा है, कोई होटल में रह रहा है, कोई टेंट में रह रहा है ना, तो वो कुछ समय के लिए रहता है और उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। जैसे देखिए इसमें तंबू और टेंट का नाम इसमें इन्होंने दिया हुआ है। आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले है यहाँ पर भौगोलिक स्थिति जो है, वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है। जगह समतल है, पथरीली है, कंकड़ पत्थर है वहाँ पर, क्या वो पहाड़ी है, क्या वो आपका रीजन कुछ पर्वतीय प्रकार का है। सब जगह आदमी रहते हैं, देखिए इसमें वही चीज़ मेंशन की हुई है। तो ये भौगोलिक स्थिति भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। वहाँ की जलवायु कैसी है, क्या बारिश ज़्यादा हो रही है नहीं। मौसिनराम चेरापूंजी में चले जाओगे और अगर नॉर्मल घर बनाओगे नॉर्थ इंडिया जैसा, ठीक है, जो आप यूपी में बना रहे होते हो, आप यूपी के जो ज़िलों में बना रहे होते हो, तो वो तो घर नहीं टिक पाएंगे वहाँ पे, है ना। आप जापान में भूकंप ज़्यादा आता है तो वहाँ पर उसके हिसाब से वहाँ पर घर बनाए जाते हैं। पता लगा यहाँ वाला जो घर बना रहा है इंजीनियर, वो वहाँ बना दिया तो एक ही बार में ढह जाएगा। ठीक है, तो ये जलवायु जो है उस पर भी इसकी डिपेंडेंसी होती है।
आगे कहते हैं सामाजिक स्थिति व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उसके आवास को प्रभावित करती है। सोसाइटी में आप कैसे हो, क्या है ना, आप उसको लेकर के बात करो, आपकी स्थिति क्या है, वो भी कहीं ना कहीं उसके आवास को ऐसे में प्रभावित करती है। विशेष स्थान पर उपलब्ध निर्माण सामग्री, क्या वहाँ पर सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, बालू अवेलेबल हो पा रहा है, सही तरीके से हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं महंगा है, सस्ता है, क्या है, ये सारी चीज़ें भी। अब पहाड़ों पर घर बनाना कितना दुर्लभ होता है, ऐसे में है बहुत ही कठिन है कि आप वहाँ पर आसानी से ऐसे में घर बना पाएँ और आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाएँ। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के घरों और विभिन्न प्रकार के वो जो भी घर कैसे कैसे होते हैं, कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, उसकी चर्चा जो है वो इन्होंने यहाँ पर की है। मिट्टी के घर, मिट्टी के घर की बात यहाँ पर टेस्ट हाउस करके बोला हुआ है। ऐसे जो घर होते हैं विशेषकर गांव में देखने को मिलते हैं, ये वैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। अब देखिए मिट्टी क्या करती है, ठंडा रखती है ऐसे में। तो राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे घर कैसे जो मिट्टी के होते हैं। गर्मी अंदर ना जा सके इसलिए घर की दीवारें जो है वो मोटी होती हैं। आपने ये भी देखा होगा इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी जो है वो टूटे नहीं और घरों में कीड़े ना आए, इसीलिए गोबर का लेप भी किया जाता है। यही चीज़ आपका उठा करके कहाँ पे पूछा हुआ है, पेडागॉजिकल इश्यूज़ को उठा करके देखिएगा कि गोबर की लिपाई होती है क्यों की जाती है, कि कीट ना आ पाए। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं कि इन घरों को की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है। नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये इसलिए क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ये सवाल भी पूछा गया है कि नीम की लकड़ी या कीकर की लकड़ी जो कि क्या होता है, आपकी कसैली स्वाद की होती है ना। आप देखिए कितना करछाता है, तो ऐसे में जो कीड़े होते हैं इससे दूर ही रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ किसकी होगी, नीम की होगी या फिर कीकर की होगी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। बात आती है लकड़ी या पत्थर के जो घर होते हैं वो कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो ये घर वहाँ होते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, आप देखोगे जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर ऐसे घर हमें देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हमें घर देखने को मिलते हैं। बात आती है ये घर होते कैसे हैं। आप सीटेट के पेडागॉजिकल इश्यूज़ क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि जिनकी छतें ढलवां होती हैं। बात समझ, ढलवां मतलब समझ रहे हो, ढाल देखने को मिले कि बारिश हो कुछ इस तरीके से, ऐसे घर बना है तो बारिश हो तो यहाँ से ऐसे बह करके पानी जो है वो नीचे चला जाए। बारिश की बात है, बर्फ़ की बात है, वो आसानी से नीचे गिर जाए, इसीलिए इनकी छतें जो है वो ढलवां प्रकार की होती हैं। ठीक है, और ये भी लिखा है कि कुछ स्थानों पर इन घरों की छतें जो है वो समतल भी मिलेंगी आपको। कहते हैं आगे कि पत्थर के घरों की पुताई चूने से की जाती है ताकि इनका बचाव कीड़ों से किया जा सके। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करने की ज़रूरत है, पुताई चूने से की जाती है कि इन्हें कीड़ों से बचाया जा सके, इसे भी नोट करके रखिएगा। आगे चलते हैं, इसमें कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन आपके सारे उससे बने हैं, आप जानते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नोट करते जाइएगा एक एक चीज़ें यहाँ पे। और हमारे पुनर्वलन के लिए आप सभी से अनुरोध है कि एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, एक टिप्पणी ज़रूर कर दिया करिए। वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है, क्या कुछ और चीज़ें अलग से बताने की ज़रूरत है, वो भी ज़रूर लिखें। चलिए, कहते हैं कि ऐसे घर 1 मंजिल व 2 मंजिल के होते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों के निचले हिस्से में जो है वो पालतू जानवरों और सामानों को रखते हैं। आप देखिए, इसको मैंने बोल्ड और ब्लैक उससे हाईलाइट किया हुआ है। निचले हिस्से में पालतू और उनको रखते हैं। ये लोग अपने घरों की छत का उपयोग फसल आदि को सुखाने के लिए भी करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। फिर दोस्त यहाँ पर बात आती है लकड़ी या बांस के घर को लेकर के, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं ये कि ये घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा जो है वो बहुत अधिक होती है। ऐसे में ये कहते हैं आसाम क्षेत्र में इस प्रकार के घर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, जो ज़मीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। खंभे इनके मजबूत होते हैं बाढ़ आने पर, इसलिए कि इनको जो है बाढ़ अगर आए भी तो उनको नुकसान ना पहुँचे। फिर बर्फ़ के घरों को इग्लू बोलते हैं। तो आखिर इग्लू क्या है, ये कहते हैं कि जब हम बर्फीले क्षेत्रों की बात करते हैं तो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जोड़ करके, और उस समय हम क्या करते हैं, जो घर बनाते हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, इग्लू बोलेंगे। ये घर गुंबद के आकार के होते हैं जिनका प्रवेश द्वार जो है वो बहुत छोटा होता है, जिससे बर्फीली हवाएं जो है इसमें प्रवेश नहीं कर पाती। यह एस्कीमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है।
इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करते जाइए। हाउस बोट की बात कर लेते हैं। हाउस बोट में इन्होंने बताया है कि सदा पानी के ऊपर तैरता रहता है। और इस प्रकार के घरों की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर और केरल में हमें देखने को मिलेंगे। इनकी लंबाई जो है वो 80 फुट तक होती है। कहते हैं कश्मीर हाउस बोट की कुछ विशेषता होती है, इनकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ख़त्म बंद करके बोलते हैं। आगे आपसे क्या कहते हैं, डोंगे। डोंगे क्या है, कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट, मतलब कोई नक्काशी नहीं होती, भिन्न भिन्न कमरे होते हैं जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। टेंट की बात कर लेते हैं। अभी अभी चूंकि मैंने आपको बताया कि अस्थायी निवास में टेंट आपका काउंट होता है, जिसका निर्माण भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा होता है। आपसे प्लास्टिक टेंट लगाते हैं, देखिए गरीब वर्ग जो है प्लास्टिक टेंट लगाते हैं। वहीं अगर हम बात करें, कहीं कपड़े के भी टेंट आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है कि लोग याक के बालों की पट्टियाँ, ध्यान रखिएगा कौन है, चांगपा जनजाति के लोग हैं ये, ठीक है। और ये क्या है, बालों की पट्टियों के टेंट जो है ऐसे में बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेयो बोलते हैं। क्या कहते हैं, रेयो करके बोलते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर पर्वतारोहियों के टेंट जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, जो प्लास्टिक की शीट से बने हुए होते हैं ताकि जो है ठंड से बचाव किया जा सके। ईंट की मकान, ऊंची इमारतों के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। बहुमंजिली इमारतें होती हैं और ख़ासकर आपको ये मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप देखोगे जो प्रायः बड़े बड़े शहर होते हैं, मेट्रो सिटीज़, वहाँ पर ये इमारतें देखने को मिलेंगी। हवेली और किले महल को लेकर के बात की जाए तो जो आपके राजा महाराजाओं के घर होते हैं, जमींदार है, विशेष धनी वर्ग के लोग, वो ऐसे हवेली में, किले में, महल में वो रह रहे होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, कई भागों में विभाजित होते हैं। पत्थर लकड़ियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। छतों में, दीवारों पर, खंभों तथा दरवाज़ों पर खूबसूरत नक्काशियाँ जो है की गई होती हैं। कारण पैसे वाले लोग हैं, जमींदार साहब हैं, महाराजा हैं, राजा हैं। तो हवेली, किले, महल में कौन रहता है वो भी आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझे होंगे। उम्मीद आशा करते हैं कि इस 22 मिनट के वीडियो में आपने शेल्टर आवास में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। ऋतु प्रवास क्या होता है, इसको लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा, ये हमारे कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए काम करता है। महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, उससे भी ज़रूर जुड़े। फ्री PDF फाइल्स, लिंक्स वगैरह हम वहाँ पर भेजते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।